Dear viewers, welcome to my YouTube channel. I am Hafiz Ahmad Ahmed. I belong to Pakistan. I am managing a group of companies as a senior accountant in Dubai. So I am also a corporate lawyer. So नवंबर के अंदर मैंने अपना एक NCA का प्रोसेस है, नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन, जो कि कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है जो कि इंटरनेशनल ट्रेंड लॉयर्स होते हैं उनके लिए जो उनकी इक्विलेंसी है या उनको जो पेपर्स वगैरह असाइन करते हैं, जिन्होंने कनाडा के अलावा किसी और कंट्री के अंदर एलएलबी की डिग्री करनी की है और वो कैनेडियन एलएलबी की डिग्री लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और असेसमेंट का जो प्रोसेस है वो कंडक्ट करता है। इसको एनसीए बोलते हैं, नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन। अब मैंने पाकिस्तान में एलएलबी किया था 2019 के अंदर। उसके बाद फिर मैंने 6 मंथ की आर्टिकलशिप की। उसके बाद फिर मैंने बार के लिए अप्लाई किया। 30 जून 2021 में मुझे बार का लाइसेंस मिला, पंजाब बार काउंसिल का। उसके बाद फिर मैंने 2 साल प्रैक्टिस की, फिर मुझे हाई कोर्ट का लाइसेंस मिला। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे कनाडा मतलब जाने का एक मेरा पैशन था और भी दूसरे वेज़ थे, बट आई थिंक ये वाला वे अच्छा था कि मैं कनाडा जाने से पहले अपना एनसीए का प्रोसेस स्टार्ट करूं और जो मुझे असेसमेंट के थ्रू पेपर्स मिलेंगे। नॉर्मली 5 कोर एग्ज़ाम्स आपको एलोकेट होते हैं। अगर आपकी एक अच्छी स्टैंडिंग है और आपके ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो 5 पेपर्स क्लियर करने के बाद आप कनाडा जा सकते हैं। पीआर के लिए तो नहीं मैं कह रहा, आप विज़िट वीज़ा पे जा सकते हैं। उधर जाके आप बार के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बार के एग्ज़ाम के बाद अपने आप को आप उधर एनरोल करवा सकते हैं और उसके बाद उधर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इधर इमिग्रेशन का वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो आपको इमिग्रेशन में हेल्प होगी या इमिग्रेशन मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल एक सेपरेट प्रोसेस है। अब मैंने एट द स्टार्ट ऑफ नवंबर अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी और आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे 21 और 22 नवंबर को मेरी असेसमेंट मुझे मिल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी असेसमेंट थी मेरी, जो कि एक एक्सपेक्टेड होती है। मुझे 5 कोर एग्ज़ाम्स जो है वो एनसीए ने रेफ़र किए थे। उन्होंने कहा था कि आप ये दें, उसके बाद आप अपना दूसरा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे मुझे मैसेंजर के थ्रू मुझे मैसेजेस आए पाकिस्तान से, इंडिया से और डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर। इवन के जो कनाडा के अंदर हम पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के लोग रह रहे थे, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे पूछ रहे थे कि आपने ये प्रोसेस कैसे किया है। क्योंकि बहुत सारे अभी मुझे, बल्कि एक दिन पहले एक मोहतरमा है लाहौर से, उनका मुझे मैसेज आया था कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही नहीं है और एनसीए ने उनको असेस करने से रिफ्यूज़ कर दिए। अब ऑब्वियसली इसके अंदर जब आप एक आपका जो तरीक़ेकार इन्होंने बताया आपको, आप उसको नहीं फॉलो करेंगे तो वो यही चीज़ करेंगे। तो मैंने डिसाइड किया काफ़ी देर से, तकरीबन 1.5-2 माह हो गए, मैं सोच रहा था कि मैं एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपने कैसे इस चीज़ को सक्सेसफुली करना है और शॉर्ट टाइम के अंदर करना है, ताकि किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन रह ना जाए। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनके ऊपर रिसर्च की। मैंने एनसीए की वेबसाइट को डेली में पढ़ता था, उनके जो गाइडलाइंस हैं उनको मैं बहुत थॉरोली पढ़ता था। उसके बाद फिर मैं डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस देखता था, तो मुझे किसी न किसी हद तक फिर इंफॉर्मेशन मिल गई। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस प्रोसेस को। सबसे पहली बात तो ये है कि एनसीए को 2 तरह की आपकी जो फेजेज़ हैं उनकी डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए होते हैं। फर्स्ट प्री लॉ स्कूल एजुकेशन कहलाती है, जिसके अंदर आपने एलएलबी से पहले जो एजुकेशन हासिल की है। फॉर एग्जांपल आपने अगर 3 इयर्स एलएलबी की है तो उसके अंदर उससे पहले अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, वो 2 साल का होता है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 3 साल का होता है। तो इस ग्रेजुएशन को हम प्री लॉ स्कूल क्वालिफिकेशन बोलते हैं। और उसके बाद होती है लॉ स्कूल ग्रेजुएट एजुकेशन, वो ऑब्वियसली आपकी एलएलबी की डिग्री और ये सारा प्रोसेस है। अब प्री लॉ स्कूल से जो आपकी एजुकेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं, उसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड चाहिए और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए एनसीए को। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ ओरिजिनल चाहिए, अगर आप एनसीए की वेबसाइट पे जाएंगे उधर भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी।
उसके अंदर एनसीए को आपके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए और साथ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स की एक एक अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एलएलबी किया है, ग्रेजुएशन किया 2 साल का, या आपने 3 साल का किया है, तो उस ग्रेजुएशन के ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए, उनकी एक एक कॉपी, और उन्हीं ट्रांसक्रिप्ट्स की फ़ोटोकॉपी, और वो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें चाहिए। इधर मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा। जो प्री लॉ स्कूल एजुकेशन है या ग्रेजुएशन है, उसकी ओरिजिनल डिग्री नहीं चाहिए, सिर्फ उसके ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए उनको, ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड चीज़ ये है कि वो ट्रांसक्रिप्ट्स ओरिजिनल और फोटोकॉपी क्यों चाहिए? क्योंकि ओरिजिनल को वो असेस करेंगे, और असेसमेंट के बाद वो जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो अपने पास रख लेंगे, और जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं वो आपको वापस पाकिस्तान भेज देंगे, इंडिया भेज देंगे, आपका जो भी एड्रेस होगा, ठीक है, फर्स्ट। अब सेकंड प्रोसेस ये है कि अटेस्टेड चाहिए। अब ये अटेस्टेड किस इंस्टीट्यूट से चाहिए? अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, तो उनको हायर एजुकेशन कमीशन से ये जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं अटेस्टेड चाहिए। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन कमीशन से चाहिए। कुछ लोगों ने, मुझे सुनने में आया, तो शायद अपनी यूनिवर्सिटी से भी टेस्ट करवाए हैं, लेकिन पता नहीं यूनिवर्सिटी का प्रोसेस चूँकि मैंने फॉलो नहीं किया। मैंने चूँकि तमाम चीज़ें हमेशा से एचईसी से टेस्ट करवाता हूँ, चूँकि एक फेडरल इदारा है, उसकी ऑथेंटिसिटी भी है, उसको ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ चेक भी कर सकते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हायर एजुकेशन कमीशन से जस्ट अटेस्ट करवाएं। आपको अपनी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये शॉर्ट प्रोसेस है और इसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट, ये आपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लिए, ठीक है। अब सेकंड चीज़ के बाद मैं बात करूं आपकी जो लॉ स्कूल के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अब लॉ स्कूल के डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी डिग्री चाहिए उनको, जो ओरिजिनल डिग्री है उसकी फ़ोटोकॉपी। उनको ओरिजिनल डिग्री नहीं चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, फर्स्ट। और सेकंड चीज़ ये है कि आपके जो 3 साल की या 5 साल के एलएलबी है, उसके ट्रांसक्रिप्ट्स उनको अटेस्टेड चाहिए। दोबारा फिर मैं रिपीट करता हूँ, एलएलबी के अंदर उनको ओरिजिनल डिग्री की फ़ोटोकॉपी अटेस्टेड चाहिए, और साथ आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो ओरिजिनल नहीं चाहिए, बल्कि ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स की जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। अब जो फ़ोटो ऐसा, अब इसके अंदर भी 2 सिनेरियोज़ बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो तो ये बनता है कि आप तमाम ओरिजिनल डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट्स को अटेस्ट करवा लें, और उसके उनकी फ़ोटोकॉपी कर लें और वो भेज दें। ऐसा नहीं है। आपने क्या करना है, ओरिजिनल कॉपीज़ या ट्रांसक्रिप्ट को आपने अटेस्ट करवाना है, और जब आपने टेस्ट करवाना है उसके साथ ही उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं उनको भी ओरिजिनल अटेस्ट करवाना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। फ़ोटो कॉपीज़ को आपने, ये नहीं है कि ओरिजिनल को आप फ़ोटो कॉपी करके भेज दें और कहें कि ओरिजिनल के ऊपर चूँकि अटेस्टेशन हुई हुई है तो इसलिए ये वैलिड होगी। ऐसा नहीं करना आपने। ये मैं आपको बहुत एहतियात वाली चीज़ें बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन जो मैंने प्रोसेस को अडॉप्ट किया था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जब आपने अपनी ओरिजिनल डिग्रीज़ को हायर एजुकेशन में अटेस्ट करवाने के लिए अप्लाई करना है और ट्रांसक्रिप्ट्स को, तो आपने उधर एक ऑप्शन होता है कि आप जस्ट डिग्री को टेस्ट करवाना चाह रहे हैं या इसकी फ़ोटोकॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाना है। तो आपने उधर एक एक एडिशनल फ़ोटोकॉपी का ऑप्शन भी रखना है, और वो फिर ये करेंगे कि ओरिजिनल डिग्री तो आपको टेस्ट कर देंगे, तो साथ जो आपने फ़ोटोकॉपीज़ उनको देंगे उसको भी वो ओरिजिनल स्टैंप वगैरह उसके ऊपर लगा के देंगे और उसको अटेस्ट करके देंगे। तो यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इनको आपने टेस्ट करवा के अपने पास रख लेना है। अच्छा, उससे पहले आपने एक और काम ये करना है कि आपने एनसीए की वेबसाइट पे जाना है, उधर एक एप्लीकेशन है, उसको आपने फिल करना है। अब सबसे पहले उसके अंदर आपकी एक सीवी चाहिए होगी। अब सीवी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सीवी के अंदर आपने क्या मेंशन करना है, क्या नहीं मेंशन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी आपकी असेसमेंट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये करना है कि चाहे आपकी 2 मंथ्स की प्रैक्टिस है, चाहे 6 मंथ्स की प्रैक्टिस है। अब मैं जो प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपकी पोस्ट क्वालिफ़िकेशन प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, क्वालिफ़िकेशन से पहले की प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपने एलएलबी कर लिया, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जून में एलएलबी किया, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर चल रहा है, तो 6 मंथ्स ऑब्वियसली आप अपनी प्रैक्टिस का उसके अंदर डाल सकते हैं और ये वैलिड होगी। एक और चीज़ मेंशन कर दूं, प्रैक्टिस के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो इमिग्रेशन के अंदर होता है, इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर जो आप लिखेंगे वो उसको मान लेंगे।
तो इसलिए आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि जितने लॉज को आप कवर कर सकते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का एक सेपरेट वो असेसमेंट दे देते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस डालना है। इसके अलावा आपने कंपनी लॉ का, कॉर्पोरेट लॉ का अच्छा एक्सपीरियंस डालना है। इसके अलावा आपने प्रॉपर्टी का अच्छा एक्सपीरियंस डालना है। मतलब जो इंपॉर्टेंट लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आपने अच्छा एक्सपीरियंस डालना है। तो आपने, मैं मेंशन भी कर दूंगा कि क्या क्या एक्सपीरियंस आपने उसके अंदर मेंशन करना है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी आपने अपनी सीवी के अंदर मेंशन करनी है। चाहे आपका 3 मंथ्स का भी प्रैक्टिस हो, चाहे आपकी 6 मंथ्स की प्रैक्टिस हो, चाहे आपकी 2 ईयर्स की प्रैक्टिस हो। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो उधर वही चीज़ें डाल देते हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस की होती है। बट द थिंग इज़ कि आप उसके अंदर हर जो इंपॉर्टेंट लॉ है उसको आप कवर करें। और दूसरी चीज़ ये कि लॉज के सेक्शंस को डिफाइन करें आप, कि मैंने इस लॉ के तहत ये एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीपीसी की बात करूं, तो सीपीसी के अंदर डिफरेंट मिसलिनियस एप्लीकेशंस हाई कोर्ट के अंदर फाइल होती हैं, लोअर कोर्ट्स के अंदर फाइल होती हैं। आपने उनके सेक्शंस को मेंशन करना है। आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं, आपने सेक्शंस को मेंशन करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर मैंने ये चीज़ें मेंशन की हैं, मतलब प्रिपेयर की हैं, फलां डॉक्यूमेंट्स मैंने बनाए हैं, मैंने एफिडेविट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, मैंने ये की। मतलब क्रिमिनल के थ्रू, मतलब क्रिमिनल से रिलेटेड अपना आप डाल सकते हैं एक्सपीरियंस उसके अंदर। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने एक्सपीरियंस डालने में कंजूसी नहीं करनी, आपने अच्छा एक्सपीरियंस डालना है। फर्स्ट सीवी आपने साथ उसके अटैच कर दी। सेकंड नंबर पे आप अपनी पिक्चर्स, एक पिक्चर आप साथ अटैच करेंगे। ये मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। और एंड पे आपका फ़ी का प्रोसेस आता है। आपने जब आप फ़ी पे करेंगे उसके बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी। आई थिंक वो 550 थी जब मैंने किया था, अब शायद उन्होंने रिड्यूस कर दी है। अब शायद 500 कैनेडियन डॉलर्स कर दी है, या 475। मतलब इस, आई थिंक इन दोनों में से कुछ ना कुछ किया उन्होंने, मतलब रिड्यूस किया अभी। तो वो फ़ी पे करने के बाद आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी के अंदर उसके लास्ट पेज के ऊपर आपने साइन करने हैं। ठीक है। अब ये साइन करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन आ गई। जब आपने एचईसी के पास जाना है डिग्री की अटेस्टेशन के लिए, आपने इस एप्लीकेशन को साथ लेके जाना है। ठीक है। अब क्या होगा, क्यों साथ लेके जाना है? क्योंकि जब आपको एचईसी अपने आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके दे देगा, तो वो आपको कहेगा कि वो आपको एक एनवेलप के अंदर डाल के देगा वो वाले डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्री लॉ स्कूल एजुकेशन और आपकी लॉ स्कूल एजुकेशन, उसके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं और उसकी जो अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ हैं, वो एचईसी खुद आपको एनवेलप में डाल के उसके ऊपर अपनी सील, मतलब वो लगा के देगा। तो आपने जब जाना है तो आपने उनको कहना है सर ये चीज़ें तो मेरे ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स तो आप उसको उसके अंदर डाल के देंगे एनवेलप के अंदर। दोबारा फिर मैं इधर मेंशन कर दूं, एनवेलप के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें उनको कहना है। आपके ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स प्री लॉ स्कूल एजुकेशन के, यानी कि ग्रेजुएशन के। ठीक है, 2 साल की ग्रेजुएशन है तो 2 साल के जो ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स अटेस्टेड वो, प्लस उसके ट्रांसक्रिप्ट्स की फ़ोटो कॉपीज़ जो कि ओरिजिनल उसके ऊपर स्टैंप लगी हो, एक एक सेट। ये 2 सेट हो गए, ये डलवाने हैं उसके अंदर। और थर्ड चीज़ पे आपने उनको कहना है कि आपकी जो एलएलबी के ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं, बल्कि उनकी जो फ़ोटो कॉपीज़ आपने टेस्ट की हैं और उसकी जो ओरिजिनल डिग्री आपने टेस्ट की है, उनको आपने एनवेलप में डलवाना है। और उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को, वो भी आप उनको देंगे, उनको कहना सर ये एप्लीकेशन भी इसके अंदर डालनी है। तो ये आपका एक कंप्लीट सेट कंप्लीट मुकम्मल हो जाएगा। अब वो ऑब्वियसली एचईसी खुद तो नहीं ये मेल करता एनसीए को, अब वो आपको डाल के दे देंगे, उसके ऊपर ओरिजिनल सील लगा के दे देंगे। अब आपने ये करना है कि आपने डीएचएल या फेडेक्स के पास खुद जाना है, किसी को नहीं भेजना, खुद जाएंगे। और आपने एक चीज़ मेंशन करनी है, आपने अब ऑब्वियसली वो भी आपको एक एनवेलप देंगे। फ्रॉम आपने लिखना है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान। अगर लाहौर का रीजनल ऑफिस है तो लाहौर का रीजनल ऑफिस का एड्रेस गूगल से कॉपी करके आपने वो लिखना है। उधर उनका फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा गूगल पे, वो वाला उनका फ़ोन नंबर लिखना है। ये आपने टू के बाद ये वाला, फ्रॉम के बाद ये वाला एड्रेस लिखना है। कहीं भी आपने अपने नेम को मेंशन नहीं करना। समटाइम्स वो डीएचएल वाले कहते हैं नहीं जी यहाँ केयर ऑफ लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, इस तरह। ये आपने पहले बात करनी है और वो करते हैं। अगर आप उनको मतलब आप उसको कहेंगे तो वो करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। उनको कहना सर कहीं भी मेरा नेम मेंशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉम की जगह पर सिर्फ हायर एजुकेशन कमीशन का वो आना चाहिए। ठीक है, एड्रेस। और सॉरी, हाँ ठीक है। और टू
तो आपने जो इसको आपने एड्रेस करना है वो एनसीए का पूरा एक वो एड्रेस पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तो आपने टू दैट एड्रेस कर देना है। अब पूरे एनवेलप के ऊपर अगेन मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी आपका नेम मेंशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ ये दो चीज़ें मेंशन करेंगे। तो ये आपका एक एनवेलप कंप्लीट हो गया, आपने ये सेंड करना है। तो जिस दिन आपको ये एनवेलप एनसीए को डिलीवर होगा उसके तकरीबन 7 to 8 डेज़ के बाद एनसीए इसका जो स्टेटस है वो अपनी उस पोर्टल के ऊपर, जो आपका एक पोर्टल है उसके ऊपर वो अपडेट करेगा। अब इसके अंदर ये है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो जाएंगे तो आपको ग्रे कलर का एक साइन नज़र आ रहा होगा, तो डिलीवरी के ऊपर, ठीक है। अब ग्रे कलर का साइन तकरीबन 7 से 8 दिन रहेगा, उसके बाद वो साइन ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन साइन का मतलब ये है कि उनको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं और अब उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। अगर आपका बार का लाइसेंस या कुछ नहीं है इस तरह का, अगर आपका बार का लाइसेंस है और आपकी एफिलिएशन है किसी भी प्रोविंशियल बार काउंसिल से, तो उसके लिए अब ये करना है कि ये एक सेकंड स्टेप है और इसको आपने ये करना है कि आपने अपनी बार काउंसिल के ऊपर जाना है, अपनी बार काउंसिल के पास जाना है। बल्कि उससे पहले अभी तो क्यों, अगर मैं पंजाब बार काउंसिल की बात करूं, उन्होंने ऑनलाइन सारी चीज़ें कर दी हैं और उधर एक क्यू सहूलत सेंटर का ऑप्शन दे दिया है। आपने अपना अकाउंट बनाना है, उस अकाउंट को वेरीफाई करके सब कुछ करने के बाद उसी अकाउंट पे आपने अप्लाई करने हैं अपनी गुड स्टैंडिंग लेटर के लिए। अगेन मैं बता रहा हूँ, गुड स्टैंडिंग लेटर या करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आपने मेंशन करना है। मैंने भी ऑनलाइन अप्लाई किया था, बहुत अच्छा प्रोसेस है इनका, पंजाब बार काउंसिल वालों का। अगर आपकी कोई और बार काउंसिल है और उनका कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, फिर आपको खुद बार काउंसिल को विज़िट करना पड़ेगा। उनको आपने कहना है कि आपको गुड स्टैंडिंग लेटर बना के दें और उस लेटर में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, उसको एड्रेस करवाना है आपने एनसीए, नेशनल कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन कनाडा, ठीक है। उसके नीचे एड्रेस आ जाएगा और उसके अंदर वो बार काउंसिल लिखेगी, उनके पास फॉर्मेट्स होते हैं कि ये बंदा, मतलब ये जो मेंबर है, ये हमारी बार काउंसिल का मेंबर है और इसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इसके खिलाफ कोई क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग्स नहीं है, और इस तरह की वो सारी चीज़ें लिखेंगे और नीचे अपने साइन और स्टैम्प कर देंगे। पंजाब बार काउंसिल वाले अप्लाई करेंगे, आई थिंक उसकी 2500 फ़ीस है, तो आप उधर से अप्लाई करके नेक्स्ट डे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वो सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आपने डाउनलोड करके उसका आपने कलर्ड प्रिंट लेना है एक अच्छे पेपर के ऊपर, और उसको आपने पंजाब बार काउंसिल में, अपनी बार काउंसिल में लेके जाना है। उनको आपने कहना है कि अपने ऑफिशियल जो आपका वो है एनवेलप है उसके अंदर उसको डाल दें। वो अपने ऑफिशियल एनवेलप के अंदर डालेंगे और उसके ऊपर वो लिखेंगे फ्रॉम पंजाब बार काउंसिल या सिंध बार काउंसिल या जो भी आपकी कंसर्न बार काउंसिल है, इस्लामाबाद काउंसिल, टू के अंदर वो एड्रेस डालेंगे एनसीए का। और ये भी आपकी बार काउंसिल भेजेगी या बार काउंसिल आपको कह सकती है कि ये आप ले जाएं, अब आप इसको फेडेक्स या डीएचएल को भेज दें। तो आप उसको लेके अब दोबारा फिर आपने फेडेक्स या डीएचएल को यही कहना है कि सर कहीं भी मेरा नेम मेंशन नहीं होना चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि ये पंजाब बार काउंसिल की तरफ से ही आया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स भी आप उनको साथ ही इस प्रोसेस के साथ, आप एक दिन आपने ये भेजा, दूसरे दिन ये भेज दें आप। तो जैसे ये आपके डॉक्यूमेंट्स उनको मिलेंगे तो उसके अंदर भी फिर ये 7 डेज़ लगते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका स्टेटस वो अपडेट कर देंगे और उसके बाद वो फिर आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें सारे मिल गए हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर वो, इसके अंदर भी आपका वो ग्रे एरिया होगा। जैसे ही उनको डॉक्यूमेंट्स आपके बार काउंसिल से मिलेंगे तो वो भी आपका ग्रीन कलर के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट्स की रिसीट के बाद टोटल तकरीबन कोई 15 डेज़ लेते हैं, 2 वीक्स का टाइम लेते हैं। 2 वीक्स के बाद वो आपको आपकी जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो अपने पोर्टल के ऊपर आपको अपडेट कर देते हैं और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके हिसाब से वो फिर आपको देते हैं कि आपको कितने एग्ज़ाम्स आपने देने हैं। तो ये है प्रोसेस। मैंने कोशिश की है कि कोई चीज़ मैं वैसे मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो बस मेरे माइंड में जो था वो मैंने आपको बता दिया है, चूँकि जो बड़ी बड़ी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, तो आई एम श्योर कि मैंने कोई चीज़ स्किप नहीं की है। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लगे कि आपको मज़ीद क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी किस्म की अगर आपकी क्यूरी है आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं। और जहाँ तक आपकी असेसमेंट के बाद आपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है, उसके लिए मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊँगा और उसके अंदर भी चूँकि मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसके साथ फिर उसके अंदर फिर मैं आपको इंशाल्लाह मेंशन करूँगा कि कैसे हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू द नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन गुड बाय।